जनाब, कैसी लगी है आपको रिपोर्ट? ये मुझे बताएं। पहले तो ये बताइए ज़रा, हमारे सुनने वालों को भी समझ में आए, ये रिपोर्ट किस हद तक मुसद्दका है या हम इस पर एतबार कर सकते हैं, कितनी साइंटिफिक है? शाबी साहब, ये जो दुनिया में करप्शन को नापने का कोई अगर पैमाना पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है तो वो ये रिपोर्ट है। वैसे तो वर्ल्ड बैंक का भी एक वर्ल्ड वाइड इंडिकेटर्स हैं, वो भी इस्तेमाल होते हैं। वो 3 साल के बाद वो बनाते हैं, 3 साल के वक्फे के बाद। लेकिन जो करप्शन के बारे में ख़ास तौर पे अगर कोई रिपोर्ट हर साल जारी होती है बाकायदगी से, तो वो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। यानी ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट की जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं और उनमें इसकी बड़ी वक़्त है और वो मुख्तलिफ मुल्कों से डील करते हुए इस रिपोर्ट को अहमियत देते हैं। जी हाँ, जब भी वो इसका रेफरेंस होता है तो वो इसी रिपोर्ट का रेफरेंस होता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई करप्शन को नापने के लिए इतनी बाकायदगी से साल ब साल कोई भी तंजीम काम नहीं कर रही। और ये जर्मनी में कायम एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तंजीम है। और मेरा ख्याल वर्ल्ड बैंक के एक रिटायर्ड अफसर ने ही इसे कायम किया था। कोई 9 साथी 10 लोग थे जिन्होंने मिलके कि दुनिया में करप्शन की सूरत हाल मालूम करें, क्योंकि बेशुमार जो ममालिक हैं उनमें यानी पैसा जो मिलता है, जो इमदाद मिलती है, जो कर्जे लिए जाते हैं, वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं। तो इस लिहाज से तो ये रिपोर्ट जो है एक बड़ी खिदमत अंजाम देती है, एक मुआशी किस्म का एक्सरे हो जाता है हर मुल्क का। और फिर तकाबुल हो जाता है मुल्कों का आपस में कि दूसरे मुल्कों के तकाबुल में आप कहाँ खड़े हैं, दुनिया की एवरेज में आप कहाँ खड़े हैं, अपने एशिया की एवरेज में आप कहाँ खड़े हैं। तो ये बहुत मुफीद है इस लिहाज से, और मेरे ख्याल में ये बहुत साइंटिफिक है। यानी इसके ऊपर गलतियां तो निकाली जा सकती हैं, आप पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली चूंकि इतने सालों से काम हो रहा है, मैं तो 96 से इसका मैंने रिपोर्टें देखी हैं, तो इतने तवील अरसे से काम हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी हद तक इसकी क्रेडिबिलिटी जो है अब ये क्वेश्चनेबल नहीं है। यानी मुख्तलिफ अदारे जो हैं जो डील कर रहे होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, ये उनके मुरतब करदा इदाद शुमार हैं या जिनकी बुनियाद पर यह रिपोर्ट मुरतब की जाती है? जी, ये 30 के करीब कोई सोर्सेज हैं जिनसे ये डेटा लेते हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूरे 30 इस्तेमाल नहीं होते, कुछ कम होते हैं, लेकिन जनरली ये 30 इदारे हैं जिनकी फहरिस्त दी हुई है, जिनसे ये डाटा लेते हैं और उसको फिर ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट करके फिर ये 100 में से स्कोर निकालते हैं। जी हाँ, ठीक। और इसमें वर्ल्ड बैंक कंट्री पॉलिसी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मामला, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का मामला, वो भी सोर्सेज होते हैं। अच्छा सर, ये जो अब आपको फिर ये जो आप सुबह से कितना लुत्फ आया है आपको? आप खुश हुए हैं या अफसुर्दा हुए? अफसुर्दा ही सर हुए होंगे ना? नहीं, इंतहाई अफसुर्दा हुआ हूँ। यानी एक पाकिस्तानी के तौर पर तो बड़े अफसुर्दा हुए हैं हम। बहुत मुल्क की बदनामी हुई है। हमारे जो अवाम है वो बेचारे बहुत बदनाम हुए हैं दुनिया में। शोहरत खराब हुई है। हुकूमत भी इस पे बहुत बदनाम हुई है, लेकिन हुकूमत तो एक सेकेंडरी चीज़ है, मुल्क बदनाम हुआ है। और मुल्क का जो जिक्र ये आया है कि दुनिया के करप्ट तरीन मुल्कों में अब इसका शुमार होता है। पहले भी होता था, लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ के होता है। पहले आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा था। जी, अगर आप देखें 2010 से 2018 तक का जायजा लें तो आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर हो रहा था। कोई भी एक साल नहीं था जिसमें पहले से स्कोर कम हुआ हो। 2018 के बाद ये डिक्लाइन शुरू हुआ है, और पिछले 4 साल में कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें पिछला साल से ये बेहतर हुआ हो। इसका मतलब है करप्शन 2018 तक तो बेहतर हो रही थी, कम हो रही थी, और 2018 के बाद ये मुसलसल ज्यादा हो रही है। अपोजिशन तो बहुत खुश है इस पे, अपोजिशन तो बगलें बजा रही है, बहुत खुश है, अदारे मुसर्रत कर रही है। जी हाँ, ये बात उनको किसी हद तक जस्टिफाइड भी है, इसलिए कि जब ये पिछले सालों में, पिछले 2010 से 18 को देखते हैं तो ये बड़ा वाज़े नजर आता है कि उनके ज़माने में करप्शन बेहतर हो रही थी, यानी इम्प्रूव हो रही थी, करप्शन कम हो रही थी।
और 2018 के बाद मुसलसल डिक्लाइन हो रहा है। तो जाहिर है कि अपोजिशन के पास अच्छा अहमद साहब ये फरमाइएगा, ये जो हुकूमत की तावील है, आर्गूमेंट है कि जी ये 8 जो इंडेक्स जिन पे पाकिस्तान को परखा गया जो सोर्सेस, उनमें से 1 या 2 में हमारी तनज़ुली हुई, बाकी 6 में तनज़ुली नहीं हुई, और ये फाइनेंशियल करप्शन का कहीं जिक्र नहीं है, रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया गया है। हालांकि जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का हिस्सा है, नंबर 2 वाला जो सोर्स है, उसको पढ़ा जाए कि उन्होंने किन बुनियादों पर जांचा है, तो वहाँ पर क्या ये करप्शन या अकाउंटेबिलिटी का जिक्र नहीं है? ये गवर्नमेंट की ये दलील दुरुस्त है आपको लगती? देखिए, मैंने जहाँ तक इस रिपोर्ट को देखा है और इसके मैथडोलॉजी को देखा है, इसके अंदर फाइनेंशियल करप्शन भी शामिल है। ये हो सकता है कि रूल ऑफ लॉ का इसके ऊपर इस साल में इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, लेकिन रूल ऑफ लॉ का कमज़ोर होना भी तो हुकूमत ही के खिलाफ एक चार्जशीट बनती है ना। रूल ऑफ लॉ में सब कुछ आ जाता है कि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पे पेपरा रूल्स पे अमल नहीं करते तो वो भी करप्शन को फ़रोग देता है। तो ये डिफेंस जो है, ये तो बजाते खुद आपके खिलाफ एक चार्जशीट है कि रूल ऑफ लॉ कमज़ोर हुआ है और रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड है ये फाइनेंशियल करप्शन। तो मैं नहीं समझता कि ये कहना दुरुस्त है कि ये कह देना कि जी चूंकि केसेस पेंडिंग है, उनका मंतकी अंजाम नहीं होता, अरबों करोड़ों रुपए लूटे गए, वो वापस नहीं आते, इस वजह से इंडेक्स ऊपर गया, ये भी दुरुस्त तावील है? ये दुरुस्त तावील इसलिए नहीं है कि अगर वो केसेस पेंडिंग है तो वो भी एक हद तक इनडायरेक्टली आप ही के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि आप जो इदारे हैं वो प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे हैं, वो उसको ठीक से आगे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। और ये अदालतें बार बार ये कह चुकी हैं कि इसके बारे में हुकूमत बार बार इसके ऊपर एडजमेंट्स लेती है और नैब उसके ऊपर चालान पेश नहीं करती। इसकी बेहतरी का इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी भी तो हुकूमत पे है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे तो पूरी मुल्क के ऊपर एक चार्जशीट है और हुकूमत उसका इंतज़ाम चूँकि वो करती है, लिहाजा यकीनन उसके ऊपर भी चार्जशीट। तो अब आप मशवरा क्या देंगे, हमें करना क्या चाहिए? देखिए शामी साहब, इसके ऊपर हमारे यहाँ तो हमेशा से जो करप्शन को दुरुस्त करने के लिए जो इदारे बनाए गए, वो इदारे बुनियादी तौर पे तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का काम करते रहे। ये हर माजी में ये जो मकबूल बाकर साहब ने एक जजमेंट दी थी साद रफ़ीक साहब की बेल के केस में, उसमें उन्होंने बड़ी तफसील के साथ पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री है, उसमें उन्होंने हर इदारे का एक एनालिसिस करके बताया था कि पाकिस्तान में हर इदारा जो एबडो का हो, जो इस तरह के इदारे जो माजी में बनते रहे, जो कानून बनते रहे, उन सब की मंशा एक ही यही थी कि अपने पॉलिटिकल मुखालफिन को किसी तरीके के साथ विक्टिमाइज कर लें, उनको सियासी मैदान से बाहर कर दें। तो हमने हालिया दिनों के अंदर भी यही देखा है कि ये नैब के इदारे को भी इसी काम के लिए इस्तेमाल किया गया है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी अदालतें कह रही हैं। तो अगर ये हमारे इदारे इसको बाकी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहने दिया जाए और इनकी इस्तेदाद बढ़ाई जाए, यानी इनके अंदर एक अच्छे प्रोसिक्यूटर लाए जाए, वाइट कॉलर क्राइम्स के माहिरीन लाए जाए, तो फिर ये इदारे को आज़ाद छोड़ा जाए, इसके अंदर दखल अंदाजी ना की जाए, तो फिर ये काम बेहतर हो सकता है। लेकिन हमने माजी में कभी भी ये काम नहीं किया। बिलाल साहब, मगर इंतज़ामिया जो है, पहले तो इंतज़ामिया को एक मुस्तैद होना होगा ना। अगर इंतज़ामिया अच्छी नहीं है तो करप्शन का आगाज़ तो वहाँ से होता है। यानी अगर इंतज़ामिया अच्छी होगी तो करप्शन जो है कम से कम होती चली जाएगी। ये दुरुस्त है, इंतज़ामिया का साफ सुथरा होना तो बुनियादी चीज़ है, लेकिन अगर वो नहीं है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए आपने एक इदारा बनाया है, उस इदारे को ही आज़ाद रहने दें। अगर वो अकाउंटेबिलिटी सही करेगा तो शायद इंतज़ामिया के अंदर भी जो काली भेड़ें हैं उनका फिर इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अकाउंटेबिलिटी के इदारे को ही कंप्रोमाइज़ कर देंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं बाकी रहेगा।